अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओशा का मॉड्यूल नंबर 3 है, फायर के हवाले से। इस मॉड्यूल में ओशा आपको फायर के हवाले से बहुत अहम इंफॉर्मेशन देना चाहता है। फायर क्या है, कैसे होती है और इसको कैसे एक्सटिंग्विश किया जाता है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम ओशा के मॉड्यूल नंबर 3 में सीखने वाले हैं। ओशा का फायर के हवाले से मॉड्यूल नंबर 3 है। इसमें हम सीखेंगे फायर के एलिमेंट के हवाले से। फायर के एलिमेंट कौन कौन से हैं, फायर को कैसे एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, अगर किसी जगह पे फायर हो जाती है इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, फायर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे तो फायर हो जाएगी। ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ये हम सीखेंगे। इसकी मॉडर्न थ्योरी है। पहले फायर का ट्राइएंगल पे बिलीव था हमारा, ये तीन एलिमेंट्स हैं और मिलते हैं तो फायर हो जाती है। फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है। मॉडर्न थ्योरी क्या है, अभी हम चलते इसमें सीखेंगे, हम देखेंगे। फायर को एक्सटिंग्विश करने के कौन कौन से तरीके हैं ओशा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फायर कितनी तरह की है, कौन कौन सी टाइप्स है फायर की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। शेड्यूल नंबर 3 के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज फायर, फायर क्या है, व्हाट इज फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल क्या होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। आप नई थ्योरी है, ये मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है, आप लोगों के नॉलेज के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको लाजिम मालूम होना चाहिए कि अभी मॉडर्न थ्योरी क्या बता रही है फायर के हवाले से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। फायर टेट्राहेड्रॉन क्या चीज होती है, अभी हम हमारे इस लेक्चर में जानेंगे, सीखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ फायर क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं तो फायर हो जाती है, ये सीखने की कोशिश करेंगे। क्लासेस ऑफ फायर हम जानने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी क्लासेस हैं फायर की। और हम जानेंगे मेथड टू एक्सटिंग्विश द फायर, फायर हो गई तो हमें क्या सीखना चाहिए इस इंस्टेंट से, कि कैसे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। सोर्स ऑफ इग्निशन क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं सोर्स ऑफ इग्निशन। तो देखा यह गया है कि जब भी किसी भी आग की इन्वेस्टिगेशन की गई है तो पता ये चलता है कि उसके पीछे क्या क्या मुहरकात थे फायर को होने के लिए। वो हम वन बाय वन अभी देखेंगे। तो हमेशा यही निकलते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल सोर्स था, फॉल्ट इलेक्ट्रिकल केबल्स थी, कनेक्टर्स अच्छे से नहीं जुड़े हुए थे, बराबर इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी, हीटिंग एलिमेंट्स ओवर हीट हो गया, उस वजह से आप आयरनिंग करके रख के भूल के बाहर चले गए, आयरन को फायर हो गया। ओवन को आप चला के छोड़ गए, ये भी एक रीजन है फायर की। स्मोकिंग मटेरियल, अनअटेंडेंट सिगरेट बट्स को फेंक देना, तो सामने पे कोई भी फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल हो सकता है जो सपोर्ट करता है फिर फायर को। हॉट वर्क की वजह से वेल्डिंग, आप जानते हैं कि इसकी हीट क्या होती है जब आप वेल्ड कर रहे होते हैं, 3300 डिग्री टेम्परेचर होता है जी वेल्डिंग करते के वक्त में। तो वो देखिए कि वो कितना जबरदस्त उस वक्त में वो सोर्स बन चुका है फायर का। बर्निंग, एक जगह पे आग लग चुकी है तो मजीद जलाने के लिए एक बहुत बड़ी रीजन, आग को स्प्रेड करने के लिए केमिकल रिएक्शंस बहुत बड़ी रीजन है। हीटिंग अप्लायंसेस, जैसा कि हमने आयरन का डिस्कस किया, ओवन का डिस्कस किया, ऐसे जितने भी अप्लायंसेस हैं
ये बहुत बड़ी रीजन है। फ्रिक्शन हो जाना, जैसे ऊपर से कुछ चीज गिरी, नीचे भी कोई आयरन की कोई मेटल पड़ा हुआ था, उसे रगड़ने के बाद में, टकराने के बाद में जो स्पार्क्स निकले, स्पार्क्स में भी हो सकता है साथ में कोई हेशियन क्लॉथ पड़ा हो, या पेट्रोल थिनर जैसी कोई भी कम्बस्टिबल फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हो। वो कितने जल्दी आग को पकड़ लेता है, आप समझते हैं, आप जानते हैं इनका इग्निशन पॉइंट कितना ज्यादा है। तो वो बहुत जल्दी में फायर क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा फ्रिक्शन, थोड़ा सा स्पार्क चाहिए उसको। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी रीजन है जी। हमारे यहाँ देखने में आया है बहुत मर्तबा ऐसा ही है। हम कभी भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्विचर्स हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स है, उसको इंस्पेक्ट नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं। तो जब ये सोर्स एक खास लिमिट से बढ़ जाता है, तो ये वजह बन जाती है फायर की। लाइटनिंग बहुत बड़ी वजह है। इम्प्रॉपर स्टोरेज, ये एक बहुत बड़ी वजह है फायर होने की। लैक ऑफ इंस्पेक्शन, जब आप आपकी अप्लायंसेस की प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं फायर के होने के लिए। व्हाट इज फायर, ये हमारा पहला टॉपिक है ओशा के सिलेबस के, ओशा के कोर्स के मुताबिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि फायर एक्चुअली में है क्या। तो इसकी ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कंबाइन, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन हो जाएंगे केमिकली इन द प्रेजेंस ऑफ, किन किन चीजों के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में, हीट और फ्यूल इनकी प्रेजेंस में, केमिकली जब ये मिलेंगे तो ये एक फायर ट्रायंगल बन जाएगा, फायर हो जाएगी। फायर ट्रायंगल क्या है, ये डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन केमिकली मिलते हैं तो फायर हो जाती है। एलिमेंट्स ऑफ फायर क्या क्या हैं? फ्यूल है, फायर है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। जो ओल्ड थ्योरी थी वो यही बता रही थी कि फायर को होने के लिए फ्यूल का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, फायर का होना जरूरी है। ये तीनों चीजें मिल जाए, एक जगह पे आ जाए तो फायर हो जाएगी। तो ये रख दी हमने। एक रूम है, उसके एक कोने में हमने, इसे फायर ट्रायंगल भी कहते थे, उसके एक कोने में हमने फ्यूल रख दिया, एक कोने में हमने हीट रख दिया, फायर रख दिया, और एक कोने में सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। फायर हो जाएगी? कभी भी हो नहीं जाएगी, क्योंकि इसके लिए चेन केमिकल रिएक्शन चाहिए। चेन केमिकल रिएक्शन जी याद रखिएगा, जब तक चेन केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाएंगे फायर नहीं हो जाएगी। ये ओल्ड थ्योरी थी, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। न्यू थ्योरी क्या है, आइए देखते हैं फायर के हवाले से। इसे हम फायर टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि फायर को होने के लिए फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, चेन केमिकल रिएक्शन चाहिए जी। चेन केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे तो फायर हो जाएगी। ये अभी न्यू थ्योरी है इसके हवाले से। इसमें क्या क्या चीज है, ऑक्सीजन है, हीट है, फ्यूल है और चेन केमिकल रिएक्शन, ये इसके साथ मिलेगा तो फायर हो जाएगी। मॉडर्न थ्योरी अब ये बता रही है फायर के बारे में, फायर की न्यू डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे फायर के बारे में हमने उतना सीख लिया कि आप जान सकते हैं कि फायर क्या चीज है। अब फायर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं आपसे एक इंसिडेंट डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितना सीरियस मैटर होता है। हमारे इर्द गिर्द में जितने भी इंसिडेंट आप देख लीजिए, जितने भी हैजर्ड आप देख लीजिए, जितने भी खतरात आप अपने इर्द गिर्द में देख लीजिए, कोई भी फायर की तरह का इंसिडेंट, रिस्क, हैजर्ड नहीं है जितना बड़ा खतरा है फायर। ये क्या कर सकता है अभी हम देखते हैं, और कितना जल्दी कर सकता है। कोई भी हैजर्ड इतना जल्दी से इतना डैमेज नहीं कर सकता, इतना नुकसान नहीं कर सकता है जैसा फायर कर देती है। एक होटल की एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। इस होटल में क्या हो गया, ये एक 7 स्टार होटल था, यहाँ पे फायर हो गई। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बहुत इनिशियल पिक्चर्स हैं जो रिपोर्ट हुई। ये फायर हो गई, इसका बिल्कुल बेस में फर्स्ट फ्लोर पे फायर हुई। फायर स्टार्ट हुई, टाइम नोटेड था। जो हतमी रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं।
कि जब फायर स्टार्ट हो गई, जब उसका स्मोक इमिशन स्टार्ट हो गई, लोगों को पता चला उस वक्त क्या टाइम था। ये इसका फर्स्ट फ्लोर पे फायर हो गई। देखते ही देखते में ये फायर ऊपर जाती रही। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसा फायर ऊपर गई इस होटल में। सेकंड फ्लोर पे गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 20 फ्लोर तक चली गई। अभी आप देखिए कहाँ तक पहुंच गई है। पहले में उतना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी नहीं थी, और अभी आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे जाके इसने टॉप फ्लोर पे ऐसा कर दिया। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कितना देर में यहाँ तक पहुंची। 3 मिनट 50 सेकंड में इसने पूरा होटल को जला दिया, पूरा बिल्डिंग को जला दिया। तो मुझे आप बताइए, कोई हैजर्ड है ऐसा, दुनिया का कोई खतरा है ऐसा जो इतना कम वक्त में इतना ज्यादा डैमेज कर दे? तो इतना बड़ा खतरा होता है फायर। इसलिए ओशा इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा है, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए इतना ज्यादा अरेंज किया, पूरा एक मॉड्यूल लेके आके आप लोगों से डिस्कस कर रहा है। अब ये एक सिनेरियो है, ये बाहर आपने देख लिया, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि जो भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, तो वहां पे होटलों की क्या सिचुएशन होती है। वो हर वक्त में 100% फुल है। आपको ऑक्यूपेंसी वहां पे ऐसा ही मिलेगी, आप वहां पे रूम नहीं ले सकते हैं। तो जो लोग वहां पे थे वो क्या कर रहे थे, बहुत से लोग ट्रेन नहीं है, जब ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो वहां से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जिस जगह पे फायर हो जाती है, इस तरह जो धुआं है, जो स्मोक है, वो बाहर निकल रहा होता है बिल्डिंग से। ये बाहर को देख के आप, ऐसा है, इनसाइड देखिए क्या सूरत हाल होगी, क्या सिचुएशन होगी। तो जो लोग ट्रेन नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि जब फायर हो जाती है आपको बिल्डिंग से कैसे बाहर निकलना चाहिए, बहुत से लोगों ने छलांग लगाना शुरू कर दी, क्योंकि उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, उतना ज्यादा मालूम नहीं है। जो बंदा जहाँ पे था, किचन में था, तो उसने देखा कि ये सब जल गया है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, कैसे बाहर निकलूंगा, स्मोक इतना ज्यादा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, सफोकेशन हो रही है, दम घुट रहा है। बाहर से निकलने की कोशिश की, ये भूल गया कि भाई ये तो 42 फ्लोर है, ये तो ऐसे जैसा बिल्डिंग है, यहाँ से अगर मैं बाहर निकलता हूँ खिड़की से तो किधर जाऊंगा। रिजल्ट को सोचे बिना, रिजल्ट को देखे बिना इन लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। ये देख सकते हैं आप। और कुछ लोगों ने क्या किया कि बिल्डिंग के अंदर से जो मैट्रेस थे इनको यूज करते हुए इन लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। तो इस किस्म का बड़ा खतरनाक हैजर्ड होता है, खतरा होता है फायर। बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल्स को देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि इन केस ऑफ फायर आपको कैसे बाहर निकलना चाहिए। इन सब में एक बड़ी अजीब एक चीज थी इस पूरे इंसिडेंट में। वो क्या था कि निकलने वाले लोगों में, जो यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गए, उनमें ज्यादा तादाद कोरियन की और जापानीज की थी। जब इनसे पूछा गया, बाहर बहुत मीडिया के लोग थे जो इन लोगों को देख रहे थे, जो लोग बाहर निकल रहे थे, तो उनको रिसीव कर रहे थे, उनको जो जो फर्स्ट एड चाहिए उनको प्रोवाइड कर रहे थे। इन लोगों से जब पूछा गया कि आप कैसे बाहर निकल आए, तो इन लोगों ने बताया कि एक्चुअली में हमारा घर में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाती है। इमरजेंसी के हवाले से हमें बताया जाता है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर किसी जगह पे फायर हो गई या कोई भी और इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपने वहां से कैसे निकलना है। तो हम बहुत बचपन से ये सारी ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, हमें मालूम है कि जब भी फायर हो जाती है तो उस वक्त में, जब फर्स्ट अलार्म आया था, हमें उस वक्त में बिल्डिंग को इवेक्यूएट कर देना चाहिए था। धुआं ज्यादा हो जाता है, लाइट कम हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इन तमाम सिचुएशन से बचने के लिए हमें उस बिल्डिंग को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, वेट नहीं करना चाहिए था। तो ये कैसे इन लोगों ने वहां से इवेक्यूएट किया, अभी हम देखते हैं। इनके बताने के मुताबिक कि हमें बहुत पहले भी ये ट्रेनिंग दी जाती थी। जब हम बचपन में थे, जब हम बहुत छोटे थे, तो हमें स्कूल में ये चीज बताई जाती थी
ये हमें ऐसी सिचुएशन में ऐसा एक माहौल क्रिएट करके हमें बताया जाता था कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको कैसे वहां से निकलना है। तो वहां से हम क्रॉल करके अपना हेड डाउन करके उस बिल्डिंग में, उस रूम पे अभी भी जितना चाहे दूसरा गैसेज आ गई, स्मोक आ गया है, अभी भी जमीन के नजदीक में 2 फीट ऊपर तक भी ऑक्सीजन रहेगी उस कमरे में, तो अपना हेड डाउन करके हम आराम से क्रॉल करके हम उस रूम से, उस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। और यही टेक्निक हम यूज करके वहां से बाहर निकले, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं उन बच्चों को कि कैसे ये बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा ट्रेनिंग दी जाती है कुछ कंट्रीज में अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। कुछ जगह पे ऐसे है, जैसा जब इनसे इंटरव्यू के दरम्यान पूछा गया कि मजीद हमें बताइए कि वहाँ पे क्या क्या होता है आपकी कंट्रीज में, ये तो आपने बहुत स्टनिंग इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, कुछ कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये नहीं बताया जाता है। तो वो कहते हैं कि हर 90 दिन के बाद में, हर 3 महीने के बाद में इमरजेंसी रिस्पांस टीम आती है, वो अपना पूरा इक्विपमेंट के साथ आती है और उस इलाके में ऐसा डेमो करके दिखाती है लोगों के साथ कि वो एक तरफ से एंटर करते हैं, लोगों को अंदर में पूरा सीन क्रिएट किया गया है जैसा कि फायर हुई है, और उनको बताते हैं ऐसा क्रॉल करके आप निकले, और वो बहुत इजी निकल आते हैं। बाद में पूछते हैं कि आपको कोई डिफिकल्टी हुई, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह वो बाहर निकले उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रही, वो प्रॉपर ऑक्सीजन लेके इजी सांस लेके बाहर निकला। अगर खड़े होकर सांस लेता वो सांस ही नहीं ले सकता था, क्योंकि ऊपर वाली जो स्मोक है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी घटना में, ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाएं, किसी सिनेरियो में फंस जाएं, तो ऐसे आप इजिली वहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि क्लासेस ऑफ फायर कितनी हैं, ये अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर हैं, जिसमें क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है और क्लास के है। अभी हम जानते हैं कि क्लास ए कौन सी फायर है, कौन सा मटेरियल हो जाएगा, तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि ये क्लास ए की फायर है। क्लास ए फायर कौन सी फायर होती है, जब किसी सॉलिड को फायर हो जाए, जैसा कि रबर है, पेपर है, वुड है या क्लॉथ है, इसको फायर हो गई तो हम बता सकते हैं कि ये क्लास ए की फायर है। क्लास बी की फायर कौन सी होती है ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक, जब गैसेस को या लिक्विड को फायर हो जाए, मिथेनॉल, टोलिन, जाइलिन, डीजल, पेट्रोल, थिनर, एलपीजी, सीएनजी, एसिटिलीन सिलेंडर्स को फायर हो जाए, तो ये क्लास बी की फायर समझी जाती है ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क है इसमें, मगर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप ओशा स्टैंडर्ड के साथ में रहिए। प्लीज इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए तो ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक ही आप आंसर कीजिएगा, साथ में बोलिएगा कि ओशा स्टैंडर्ड ये बताते हैं, ना खुद कंफ्यूज हो, ना आपके इंटरव्यू लेने वाले बंदे को कंफ्यूज करें आप। क्लास सी फायर कौन सी है, ऐसी फायर है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को, इसे इलेक्ट्रिकल फायर भी हम कहते हैं दूसरे वर्ड्स में, इजी, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल फायर क्लास सी फायर कहलाती है। क्लास डी फायर क्या है, मेटल को फायर हो गई तो क्लास डी की फायर कहलाती है। क्लास के की फायर क्या है, इसे कुछ लोग क्लास एफ की फायर कहते हैं, कुछ लोग क्लास के की फायर कहते हैं। के आपको समझाने के लिए इजी है जी, किचन फायर। अगर आप एफ के साथ भी बोलते हैं तो फ्राइज की फायर, तो वो अपने जहन में रखने के लिए इजी है। तो ये किचन फायर क्लास के की फायर हम ऐसा बोलते हैं, किचन में जो फायर हो जाती है। जैसा अब केएफसी में आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि फायर होगी और उसमें बहुत सीवियर फायर हो जाती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, कस्टमर को वेट नहीं करवा सकते हैं, तो जो मटेरियल उसमें पकाया जाता है वो एक टाइम लिमिट के अंदर पकाना पड़ता है, इसलिए उन्हें टेम्परेचर को जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से सम टाइम अगर इंस्पेक्शन नहीं है, कुछ फॉल्टी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो फायर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फायर स्प्रेडिंग अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो है कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन और डायरेक्ट बर्निंग। इन्हें डिटेल में भी हम सीखते हैं। कंडक्शन क्या है, अगर हीट ट्रांसफर हो गई है सॉलिड के साथ में, सॉलिड के साथ में अगर हीट को ट्रांसफर हो रहा है
तो इसे कंडक्शन कहते हैं। जैसा कि आप आयरन का एक रॉड लीजिए, उसे एक तरफ से अगर आप फायर कीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद में जो दूसरी तरफ में पकड़ा हुआ बंदा है वो एकदम में उस रॉड को छोड़ देगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर होके उसके हाथ तक पहुंच गई, उसने टेम्परेचर का लेवल इतना ज्यादा कर दिया कि अभी वो उसे नहीं पकड़ सका। ये कैसे ट्रांसफर हो गई? कंडक्शन के थ्रू। इसे कंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। और कन्वेक्शन क्या है? अगर हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड और गैसेस के जरिए से, जैसा कि पानी का एक सोर्स है, उसके एक कॉर्नर पे आपने नीचे फायर किया, हीट किया, तो थोड़ी देर में आप चेक कीजिए, 2 मिनट के बाद में, 3 मिनट के बाद में, कि हीट का लेवल वहां पे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा दूसरा कोने के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर। तो ये कैसे हो गया? कन्वेक्शन के प्रोसेस से हीट के ट्रांसफर करके गई लिक्विड में और गैसेस में। रेडिएशन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू इनविजिबल वेव्स थ्रू अ मीडियम और विदाउट वन। कोई भी मीडियम के बगैर जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। जैसा कि किसी खुली जगह के ऊपर फायर हो गई, तो उसके साथ साथ में अगर कुछ भी ऐसा कंबस्टिबल मटेरियल है, उसका हीट का लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा कि कंबस्टिबल मटेरियल जो 2 मीटर में है, 3 मीटर पे है, वो ऑटोमेटिक फायर पकड़ लेगा। तो ये रेडिएशन के थ्रू गई। मीडियम के, कुछ भी मीडियम दरमियान में नहीं था, ये इनविजिबल वेव्स के जरिए गई और जाके जला दिया। डायरेक्ट बर्निंग में क्या आता है जी? व्हेन कंबस्टिबल मटेरियल इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द नेकेड फ्लेम्स। डायरेक्ट कोई सी चीज को जला देना डायरेक्ट बर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। काज ऑफ फायर क्या क्या है? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस स्लाइड में आपको जानना बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में। उसमें क्या क्या आता है? फायर इज स्टार्टेड इन मेनी वेज, द मोस्ट कॉमन आर क्या क्या है? डेलिबरेटली, जानबूझ के आग लगा देना। ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करें आप किसी भी फायर की, तो कभी ना कभी आपको पता चलेगा डेलिबरेटली किया गया, ये जानबूझ के किसी ने आग लगाई थी। या क्या हो सकता है? केयरलेसनेस विद लाइटेड मैचेस एंड सिगरेट्स, उसकी वजह से अनअटेंडेड बर्ड्स को फेंक दिया, इस मटेरियल को आपने फेंका, उसकी वजह से। स्मोकिंग इज इन प्रोहिबिटेड एरिया, ऐसा जगह पे जहाँ पे अलाउ नहीं था स्मोकिंग करना, अगर किसी बंदे ने उस जगह पे स्मोकिंग किया, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है हमेशा फायर होने की। रबिश को फायर कर दिया आपने, तो वो कंट्रोल नहीं हो सका, उस वजह से एडजस्टेंट बिल्डिंग, एडजस्टेंट एरिया में फायर होने के बहुत चांसेस होते हैं। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिटिंग्स की वजह से इलेक्ट्रिकल फायर इसे हम कहते हैं। इंस्पेक्शन नहीं किया गया अप्लायंसेस का, देखा नहीं गया। इनकरेक्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बहुत बड़ी रीजन होती है हमेशा फायर के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैसे इसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, फायर को कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर हो गई ये फायर किस जगह पे, स्टार्ट हो गया ये प्रोसेस, इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो भाई हम देखते हैं इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन। इसमें क्या किया जाता है कि रिमूव कर दिया जाता है किसी एक सोर्स को। आप जानते हैं कि फायर के लिए 3 एलिमेंट्स हैं, उन 3 में से एक को खत्म कर दें आप। क्या है स्टारवेशन? क्या है? रिमूवल ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल है वो उसे आप रिमूव कर दें वहां से, तो फायर खत्म हो जाएगी। स्मोदरिंग क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन को खत्म कर दें, अगर आपके पास में फायर ब्लैंकेट है वो आपके ऊपर डाल दीजिए, तो फायर खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगा। कूलिंग, हीट को खत्म कर दें, पानी फेंकिए आपके ऊपर, अगर सॉलिड को है पानी फेंकने से हीट खत्म हो जाएगी तो आग खत्म हो जाएगी। या इन तीनों में से कोई दो आप एकदम में खत्म कर दीजिए वहां से, तो फायर एक्सटिंग्विश हो सकती है। डायग्राम में आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, टेम्परेचर को कैसे खत्म कर रहे हैं हम, फ्यूल को कैसे हम वहां से, ये वुड को फायर होगी तो हम वुड को खींच रहे हैं वहां से, ये कपड़े को फायर होगी तो कपड़े को खींच के आप ले जाइए, तो भी चांस कम हो जाएंगे। या आप देख रहे हैं तीसरा तस्वीर में, तीसरा फोटो में, तीसरा पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कोई भी फायर ब्लैंकेट ऊपर डाला जा रहा है, जिससे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन जो बराबर मिल रही थी फायर को वो नहीं मिलेगी और उससे खत्म हो जाएगी। या चेन रिएक्शन को तोड़ देना, खत्म कर देना, उससे भी हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारा आज का टॉपिक। में कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप कभी भी मेरा इनबॉक्स में मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर है, उसके साथ में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जो आपको टॉपिक मजीद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा उसके ऊपर लेक्चर दे सकता हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।